मैं जिस हवेली में मुलाजमा थी वहां के साहब की बहन शादी से एक दिन पहले भाग गई। इज्जत बचाने की खातिर गांव में मशहूर कर दिया कि बहन मर गई है। साहब ने मुझे लाखों रुपए दिए और कहा, तुम बहन की मैयत की जगह लेट जाओ, कब्रिस्तान में जाते ही हम तुम्हें उठा देंगे। मेरे पास ऐसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि साहब लोगों के बहुत एहसान थे हम पर, और वो पैसे भी दे रहे थे। मेरी अम्मा तो मान गई और उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, कर लो ये काम। तुम्हें कौन सा सच में कब्र में दफनाएंगे साहब जी, और फिर इतने सारे पैसे भी तो मिल रहे हैं, सोचो जरा। इनकी बात पर मैं तज़-बज़ब का शिकार थी कि ऐसा कैसे कर लूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं साहब लोग मुझे दफना ही ना आए। वो बड़े गैरतमंद थे, अपनी गैरत के लिए वो मेरे साथ ऐसा कर भी सकते थे, ये मैं जानती थी, क्योंकि कुछ राज थे जो गैरत के नाम पर इस हवेली में दफन थे। मुझे तो बहुत पहले से ही साहब की बहन पर शक था, क्योंकि एक रात मेरी प्यास की शिद्दत से आंख खुली तो मैं अपने क्वार्टर में ही बने छोटे से किचन में पानी पीने चली गई थी। पानी पीकर जब मैं पलटी तो मुझे अपने किचन की छोटी सी खिड़की से बाहर लॉन में साहब की बहन टहलती नजर आ रही थी। मैं वहीं खड़ी देखने लगी जब वो गेट खोलकर बाहर निकली, और फिर वो कुछ ही देर गुजारने के बाद मुस्कुराती हुई गेट से अंदर दाखिल हुई। मैं तजस्सुस से किचन से निकलकर इनका पीछा करने की गर्ज से चुपके चुपके से इनके पीछे चलने लगी थी, मगर शायद इनको मेरी मौजूदगी महसूस हो गई थी। वो रुक गईं और मुड़कर देखने लगीं। मैं फौरन एक पिलर के पीछे छुप गई, जबकि वो इधर उधर नजरें दौड़ाती वापस हवेली के अंदर चली गईं। मैं भागकर वापस दाखिली गेट पर गई। वहां बाहर झांका तो कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गई, रात के इस पहर वो यहाँ क्या करने आई थीं और बाहर क्यों गई थीं। मुझे तो बाहर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया था, और तो और आज गार्ड भी गेट पर नहीं था, वरना हमेशा हवेली पर पहरेदार मौजूद होते थे, क्योंकि बड़े साहब की हवेली हमारे गांव में सबसे ज्यादा बड़ी थी। मैं बचपन से यहाँ काम करती थी। मेरा नाम ज़हरा था। हमारा घराना बहुत ही अच्छा था। हमारे अब्बा कुछ अर्सा पहले ही फौत हो गए थे। फिर अब्बा के घर वालों ने अम्मा को अपने घर से निकाल दिया, ये कह कर के, बेटा तो दे सकी नहीं तुम, अब बेटी को भी हम पालें। खुद अपना और अपनी बेटी का बंदोबस्त करो जाकर। मैंने अक्सर ऐसा ही देखा था। अब्बा के घर वाले अम्मा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे बिल्कुल भी, जबकि अम्मा इनको कुछ नहीं कहती थीं। वो बहुत अच्छी थीं, हमेशा चुप करके इनकी बात सह लेतीं। इसके पीछे भी एक वजह थी। वो ये थी कि अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी। अब्बा की माँ यानी मेरी दादी, वो चाहती थी अब्बा इनकी भांजी से शादी कर ले, और अब्बा का इनसे पूछे बगैर रिश्ता भी उन्होंने तय कर दिया था अपनी भांजी से। मगर बाद में अब्बा को अम्मा पसंद आई थीं, जो इनके पास वाले गांव में ही रहती थीं। अम्मा एक स्कूल में पढ़ती थीं, जो दोनों गांव के बीच में था। वहां अब्बा ने अम्मा को देखा, तब से इनको पसंद करने लगे, क्योंकि खूबसूरती में मेरी माँ किसी से कम ना थी, और मेरे अब्बा भी बहुत प्यारे थे। फिर उन्होंने घर में जिद करके अम्मा से शादी की थी। मेरी दादी तो इस शादी के हक में ही ना थी। अम्मा के घर वाले बहुत गरीब थे, और अब्बा के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। अम्मा की गरीबी इनको पसंद नहीं थी, और मेरी दादी को कुछ अपनी भांजी का दुख था, मगर जैसे तैसे करके अम्मा ने वह निभा ली थी। और जब अम्मा के यहाँ मेरी पैदाइश हुई तो मेरी दादी इनसे मजीद खफा हो गई थीं। इनको पोते की उम्मीद थी, और पोती की यानी मेरी आमद ने इनको मजीद अम्मा के खिलाफ कर दिया था। लेकिन ये अम्मा के हाथ में तो था नहीं कि वो जबरदस्ती बेटा पैदा करती। अल्लाह पाक जिसको चाहे जो अता करे। हम इंसानों का किसी पर बस नहीं होता, लेकिन ये इंसान जानते बूझते भी रूठ जाते हैं, और फिर अम्मा की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई थी। मेरी दादी हर वक्त इनको सुनाती रहती, सारा दिन इनको काम में मसरूफ रखती और अपनी खिदमतें इनसे करवाती। इसके बावजूद भी अम्मा इनको पसंद नहीं थी, और मुझे भी हर वक्त बिला वजह झिड़कती रहती और मारती रहती। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई और सब समझने लगी, तो मैं सब घर वालों का रवैया अपनी अम्मा के साथ कुछ अच्छा नहीं देखती थी। और फिर अब्बा के होते हुए अम्मा ने बर्दाश्त कर लिया था, सब्र करके, क्योंकि अब्बा इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो दिन को काम करने जाते थे तो इन्हें मालूम नहीं होता था कि इनके पीछे अम्मा के साथ क्या सलूक हो रहा है घर में, और ना ही अम्मा इनको बताती थीं इस सब के बारे में। इनका कहना था इसमें अब्बा का तो कोई कसूर नहीं, जो इन बातों को बार बार इनके सामने दोहरा कर इनका सुकून बर्बाद कर दूं।
ये जंग इनकी और दादी के बीच थी, तो वो दोनों काफी थीं एक दूसरे के लिए। किसी तीसरे से अम्मा का जिक्र नहीं करना चाहती थीं इनके बुरे रवैये का, क्योंकि मेरी दादी को तो फर्क नहीं पड़ना था, वो तो ऐसी ही रहती जैसी थीं। लेकिन अब्बा के जाने के बाद मेरी दादी को जैसे मौका मिल गया था हमें वहां से निकालने का। मैं तो इनको एक आंख नहीं भाती थी, इसलिए मेरा तक न सोचा उन्होंने। मैं तो खून थी भला इनका अपना, मगर अम्मा की नफरत में वो अंधी हो गई थीं और हमें एक पल भी वहां और नहीं रुकने दे सकती थीं। फिर जब हमें वहां से निकाला गया तो अम्मा मुझे लेकर वापस अपने गांव में आ गई। अम्मा के माँ बाप अम्मा की तकलीफ देखकर बीमार रहने लगे, जबकि अम्मा की भाभियां हमें बिल्कुल भी घर में बर्दाश्त नहीं करती थीं। वो नहीं चाहती थी कि हम वहां रहें, इसलिए उन्होंने भी अम्मा के भाइयों को भी अम्मा के खिलाफ बातें सुना सुनाकर भड़का दिया था। तो वो भी चाहते थे हम वहां ना रहें, मगर अम्मा की मजबूरी थी, इसलिए वो यहाँ भी सब चुप करके बर्दाश्त करती रही थीं। सारा दिन नौकरों की तरह अम्मा यहाँ भी काम करती थीं। मेरे नाना नानी तो बीमार थे बेचारे, वो अपनी बहुओं को मजीद कुछ नहीं कह पाते थे। और फिर एक दिन मेरी मुमानियों ने हमें घर से निकलवा ही दिया था। उस वक्त मैं बामुश्किल 13 साल की थी, जब मैं भी यहाँ के सरकारी स्कूल में जाती थी। मेरा स्कूल पढ़ना मुमानियों को गवारा नहीं था, इसलिए हमेशा स्कूल के वक्त कोई ना कोई काम मुझे कह देती, ताकि इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकूं। मगर अम्मा की सपोर्ट से फिर भी मेरा स्कूल जाना हो जाता था। उस दिन भी मैं स्कूल गई थी। वहां मेरी एक दोस्त थी जो मेरी तरह गरीब ही थी, मगर अच्छी थी। वहां बड़े मामू की बेटी ने इसे बहुत मारा था। वो रो रही थी बहुत। इसकी शिकायत लेकर मेरे पास आई थी, तो अपनी दोस्त की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त ना हुई, इसलिए मैं फौरन गुस्से में फूलकर अपने मामू की बेटी के पास गई और इसे कहा था कि मेरी दोस्त को सॉरी करे, मगर वो नहीं कर रही थी। जबकि मेरी दोस्त को इसने जोर से मारा था, तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अपनी दोस्त को क्लास टीचर के पास ले गई और अपने मामू की बेटी की शिकायत टीचर से लगाई। टीचर ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी दोस्त से माफी मांगने का कहा, मगर वो तो अनामे मस्त थी। इसने टीचर को भी मना कर दिया सॉरी करने से, जिस पर टीचर ने अपनी बात ना मानने पर इसको डंडे लगाए, तो वो भी रोती हुई स्कूल से गई। मैं और मेरी दोस्त दोनों खुश हो गई थीं, और जब मैं घर गई तो मुझे देखते ही मामी मुझ पर झपट पड़ी और मुझे बहुत मारा। अम्मा ने बामुश्किल इनको मुझसे छुड़वाया था कि बच्ची है माफ कर दें, मगर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थीं। जब मामू ऑफिस से आए तो इन्हें बढ़ा चढ़ाकर हमारे बारे में बताया, जिस पर मामू भी गुस्से में आ गए थे। फिर वो जो नाना नानी की वजह से खामोश थे, अब इनकी भी चीखों आहों को सुने बिना उन्होंने हमें घर से निकाल दिया और मुमानियों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इसके बाद कुछ दिन तो हम सड़क पर रहकर गुजारने लगे। फिर अम्मा को हवेली में मुलाजमा का काम करने का आइडिया आया। फिर वो मुझे लेकर हवेली आ गई। अम्मा बताती हैं कि साहब की जो माँ थी वो बड़ी मेहरबान खातून थी। अम्मा ने इनको जब अपनी मजबूरी बताई और भाइयों और भाभीियों का रवैया इनको बताया, तो उन्होंने अम्मा की मजबूरी को समझकर हम पर तरस खाकर हमें अपनी हवेली में काम पर रख दिया और रहने के लिए हवेली के क्वार्टर में जगह भी दे दी। फिर तब से हम माँ बेटी हवेली में रहती थीं। मैं इनके साथ ही हवेली के छोटे मोटे काम करती थी, जिससे मैं भी यहाँ की मुलाजमों में शुमार हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बाकी मुलाजमों की तरह बन गई और हवेली के आधे काम मेरे जिम्मे होते थे। इस हवेली में एक बड़े साहब रहते थे अपनी बीवी बच्चों के साथ, जबकि इनकी वो जो माँ थी वो कुछ अर्से पहले ही वफात पा चुकी थी। जबकि बड़े साहब के दो छोटे भाई और भी थे जो बाहर पढ़ते थे, और इनकी एक ही इकलौती बहन थी और वो भी बाहर से पढ़कर आई थी। इनको हवेली में आए कुछ ही अरसा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत थी, हर वक्त फोन पर लगी रहती थी। मैं ही इनके काम करती थी। इनके कमरे की सफाई वगैरह सब मेरे जिम्मे होता था। मैंने अक्सर इनको फोन पर बात करते हुए देखा था, मगर ये मालूम नहीं था कि वो किससे बात करती हैं। और इनके कमरे की सफाई करते हुए अक्सर मुझे इनके कमरे में बड़े रोज गिफ्ट मिलते थे जो इनके होते थे। मैं हैरान रहती थी कि वो हवेली से बाहर जाती भी नहीं थी, तो ये गिफ्ट इनके पास कहाँ से आते थे। एक रात इनको लॉन में देखने के बाद सुबह मुझे फिर इनके कमरे से गिफ्ट मिला था, जो उन्होंने बेड की साइड टेबल पर यूं ही रख दिया था। पर मैं ये बात किसी से नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये इनका राज था जो मुझे खुद तक महदूद रखना था, वरना ये हवेली वाले अपने राज खुल जाने पर कत्ल कर देते हैं। देखने में जितने नरम थे उतने ही सख्त थे ये लोग, अपने असूलों के पक्के थे। मैं कुछ दिनों से हवेली में अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी।
बड़े साहब और इनकी बहन के बीच में कुछ अनबन लग रही थी। मैंने अपनी अम्मा से इनके बारे में पूछना चाहा तो अम्मा ने मुझे चुप करवा दिया कि ये हवेली वालों के अपने मसले हैं, तुम इस पर ध्यान ना दो। और उन्होंने मुझे सख्त तलकीन की थी कि जो भी सुनो या फिर देखो यहाँ किसी को भी मत बताना और खुद भी भूल जाना। इनकी इस बात पर मैं कुछ ताज्जुब से इनको देखने लगी कि अम्मा ने इतनी राजदारी से क्यों ये बात की थी मुझसे। मैं ये बात अम्मा से हवेली में तो नहीं पूछ पाई, मगर जब हम रात को अपने क्वार्टर में सोने के लिए आए थे तो मैंने अम्मा से कहा था कि उन्होंने मुझे तलकीन क्यों की थी। फिर अम्मा ने जो राज मुझे इस हवेली का बताया, इसने मेरे होश उड़ा दिए। अम्मा ने कहा कि बड़े साहब को इनकी अम्मा ने पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर भेजा था। कुछ सालों से वो वहीं पर मुकीम थे और अचानक जब इनकी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने इसको वापस हवेली बुलाया था, मगर बड़े साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया था। जाने क्या मामला था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। बड़े साहब जो अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, वो अब इनकी बीमारी की खबर सुनकर भी नहीं आ रहे थे, जबकि इनकी माँ दिन रात इनको याद करती, बीमार रहने लगी थीं। और एक दिन वो अचानक हवेली में आ गए थे, मगर अकेले नहीं आए थे, किसी लड़की को साथ लाए थे और पूछने पर बताया था कि वो इनकी बीवी है। उन्होंने वहां शादी कर ली थी और उनकी बीवी उम्मीद से थी, जब भी वो वापस नहीं आ रहे थे और अब आए थे तो साथ में बेटे को भी साथ लाए थे। ये जो इनकी बीवी थी, इनकी वो दूसरी बीवी है। इनकी पहली बीवी वो बाहर की लड़की थी जिससे वो शादी अपनी पसंद से करके आए थे। इनकी माँ ने इनको बहुत रोका था कि इस बीवी को छोड़ दे, क्योंकि वो सिर्फ खानदान की लड़की से शादी करेंगे, बाहर से बहू इस हवेली में नहीं आएगी। लेकिन इनकी आंखों पर तब इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। इनके साथ हवेली में उन्होंने 2 से 3 साल का अरसा गुजारा था। ज्यादा रहना नसीब नहीं हुआ था दोनों को। इस अरसे में इनकी माँ भी ज्यादा बीमार रहने की वजह से वफात पा गई थीं और फिर उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, साथ में छोटी बहन को भी। हवेली में अब सिर्फ वो और इनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। एक दिन वो अपने काम से कहीं बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ इनकी बीवी थी अपने बेटे के साथ। वो बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। बड़े साहब इनसे मोहब्बत करते थे तो बिल्कुल ठीक करते थे, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की से तो हर किसी को मोहब्बत हो जानी थी। क्योंकि आजकल खूबसूरती को तरजीह देते हैं लोग, सीरत कहाँ देखते थे। और यही बड़े साहब जी ने धोखा खाया था। वो भी इनकी खूबसूरती पर मर मिटे थे और इनकी बीवी ने जो धूल इनकी आंखों में झोंका था, इससे वो बेखबर थे। इनकी बीवी अपने कमरे में ही मौजूद थी जब अचानक हवेली के स्टोर रूम में आग लग गई। इस आग से पूरी हवेली में खुलबली मच गई थी। खुद साहब भी घर पर नहीं थे और तो और ढूंढने पर साहब की बीवी भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। फौरन साहब को फोन करके बुलाया गया। साहब आए, तब तक स्टोर रूम पूरा जल चुका था। साहब के आने तक वहां की आग खुद ब खुद ठंडी हो चुकी थी। मगर जब वो आए तो स्टोर रूम को खोला गया, मगर वहां ये देखकर सबके होश उड़ गए। एक जली हुई लाश पड़ी थी जो इस कदर जल गई थी कि पहचान पाना मुश्किल था। मगर फिर भी गौर करने पर पहचान गए थे कि वो किसकी लाश थी। वो साहब की पहली बीवी की लाश थी और किसी को मालूम ना था कि ये सब कैसे हुआ था, कैसे स्टोर रूम में आग लगी थी और बड़े साहब की बीवी अपने कमरे से वहां कैसे पहुंची। और अगर आग लगी थी तो किसी को बुलाया क्यों नहीं अपनी मदद के लिए उन्होंने। बड़े साहब तो बज़ाहिर दुख का इजहार करते थे अपनी महबूब बीवी के मरने पर, लेकिन इस सब में इनका अपना ही हाथ था, क्योंकि ये राज भी एक दिन खुल गया था। साहब के खास मुलाजिम थे जिन्होंने इस स्टोर रूम में आग लगाई थी और जानबूझकर साहब की बड़ी बीवी को बेहोश करके वहां फेंक दिया था, जिससे वो जलकर मर भी जाएगी और अपने बचाव के लिए कुछ कर भी नहीं सकेगी। जबकि बात यह थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैंने अम्मा से सवाल किया तो उन्होंने राजदारी से इधर उधर देखकर मुझसे कहा कि ये सब बड़े साहब के कहने पर किया गया था। इनकी बात पर मैं हैरान हो गई थी कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया, वो भी वो जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे और खानदान वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। मगर अम्मा ने बताया कि इनकी बीवी किसी लड़के के साथ अफेयर चला रही थी। बड़े साहब को बड़ी देर बाद मालूम हुआ। फिर उन्होंने अपनी बीवी से लड़ाई की थी इस बात पर, मगर वो अब बड़े साहब से तलाक लेना चाहती थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करे। ये बात बड़े साहब को नामंजूर थी, इसलिए उन्होंने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया।
तो इनकी बीवी ने घर छोड़ने की धमकी इनको दी थी। बड़े साहब तो बदनामी के डर से खामोश हो गए थे और इस तरह खामोश हुए थे कि इनकी बीवी को मालूम ही नहीं हुआ था कि वो इस खामोशी में इनके खिलाफ क्या मंसूबा बना चुके हैं। उस दिन इनकी बीवी घर छोड़कर ही जा रही थी, इसलिए बड़े साहब ने अपने खास मुलाजमों को पैसे देकर ये सब करने को कहा और खुद काम से बाहर चले गए ताकि किसी को शक ना हो। फिर अपनी बीवी की मौत को एक हादसाती मौत साबित कर दिया था और अपने मुलाजमों के मुंह भी बंद करवा दिए थे। मगर ये राज इनके खास आदमी के मुंह से जाने कैसे निकल गया था और चंद मुलाजमों तक पहुंच गया था। इन मुलाजमों में अम्मा भी शामिल थीं। अपने खास मुलाजिम को तो साहब ने अम्मा लोगों के सामने जिंदा जला दिया था और इनसे कहा था कि वो सब अपना मुंह बंद रखें और ये बात हवेली से बाहर ना जाए, वरना इसी तरह इन सब का भी यही अंजाम होगा। सब ने अपनी जान बचाने की खातिर इस राज को सीनों में दफन कर लिया, क्योंकि इनकी माँ जितनी मेहरबान खातून थीं, खुद बड़े साहब इससे कई ज्यादा जालिम और जाबिर थे, अपने असूलों के सख्त थे और इनकी शख्सियत में भी ऐसा रूप था जो अगले बंदे को इनसे डरने पर मजबूर कर देता था। इस वाकये के कुछ अरसे बाद बड़े साहब ने दूसरी शादी अपने खानदान की लड़की से की थी। इनकी दूसरी बीवी भी खासी मगरूर और नकचिड़ी थी। हर वक्त सिर्फ हम पर हुक्म चलाती थी और मैंने ये भी महसूस किया था कि वो बड़े साहब की बहन को पसंद नहीं करती थी। हर वक्त इनसे मुंह कलामी होती रहती थी। किसी से कम तो बड़े साहब की बहन भी नहीं थी। बहुत गुस्से वाली और मगरूर लड़की थी। अपनी भाभी से इनकी भी हर वक्त लड़ाई रहती थी। अब मैं अम्मा की तलकीन को समझ गई थी और इस बात को अपने पल्लू से बांध लिया था मैंने। पर कब तक? एक दिन मेरे मुंह से ये बात निकल गई थी और मेरी उस दिन रूह कांप गई अपने अंजाम के डर से। साहब के और इनकी बहन के बीच जो इख्तलाफात थे, वो इस बात पर थे कि साहब की बड़ी बहन वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, इससे बात भी करती थी, मगर साहब ने इसकी शादी इससे पूछे बिना अपने दोस्त के साथ तय कर दी थी। और फिर शादी से कुछ दिन पहले बड़ी बहन को साहब ने बताया था कि इनकी शादी उन्होंने तय कर दी थी, जिस बात पर वो गुस्सा हो गई थीं और इनको अपनी पसंद भी बता दी थी कि वो किसी और से शादी करना चाहती हैं, इनके दोस्त से शादी नहीं करेंगी। और इस बात पर साहब की अना पर चोट पड़ी थी। उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने बात तय कर दी है तो बस शादी होकर रहेगी, क्योंकि बात इनकी गैरत पर आ गई थी। अब इनकी बहन ने भी शादी नहीं करनी थी, वो भी अपनी जिद पर थी। क्यों इस बात पर इनके बीच कुछ दिन इख्तलाफात रहे और जब शादी से एक दिन पहले मुझे बड़े साहब की बीवी ने सामान दिया कि साहब की बहन के कमरे में पहुंचा दो, तो मैं इनके लिए शादी का सामान लेकर इनके कमरे में दाखिल हुई। वो बेचैनी से कमरे में टहल रही थीं। मुझे देखकर गुस्से से बोली कि ये सामान क्यों लाई हो, किसने दिया है? मैं इनके गुस्से करने पर घबरा गई थी। वो जी बड़ी साहिबा ने दिया है, आपकी शादी का सामान है। मैंने कहा तो इसने वो सामान मुझसे लेकर जमीन पर फेंक दिया। नहीं होगी ये शादी, बता दो अपनी बड़ी साहिबा को। उन्होंने मुझसे कहा तो मैं इनके तेवर देखकर घबरा गई। मुझे खदशा हुआ था कि बड़े साहब इनको भी ऐसे ही ना जान से मार दें, जैसे अपनी बड़ी बीवी को मारा था। मुझे अब मालूम हुआ था जो इनके गिफ्ट थे और इनका छुप छुप कर रात को वो बाहर जाना, वो किसी को पसंद करती थी और इनको ये गिफ्ट वो देता था और इनसे ही वो मिलने जाती थी। मैंने इनकी तरफ देखा कि आप ऐसा मत करें वरना साहब जी आपको भी जला देंगे अपनी पहली बीवी की तरह। मेरे जहन में फिलहाल डर सवार था इनके मरने का, इसलिए बिना सोचे समझे बात बोल दी थी मैंने। मगर वो चौंक पड़ी और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। क्या कहा तुमने? मेरे भाई ने अपनी पहली बीवी को खुद मारा था, तुम्हें कैसे मालूम ये सब? वो मुझसे पूछने लगी। अब मुझे मालूम हुआ था कि मैंने ये सब क्या कर दिया। इनके सामने मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मगर अब बता दिया था तो अंजाम भुगतना था। वो जी सच है ये, मगर आप प्लीज किसी को मत बताना, खासकर बड़े साहब को, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज किसी को ना बताना। मैंने इनके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे अपने और गिड़गिड़ाने लगी ताकि इनको मुझ पर रहम आ जाए। फिर उन्होंने पूरी बात पूछी मुझसे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारी बात बता दी कि उन्होंने क्यों मारा था अपनी बीवी को। साथ में इनको तलकीन भी की कि वो जिद ना करें, कहीं बड़े साहब इनके साथ भी यही हशर ना करें। मगर उन्होंने करनी अपनी थी, मेरी नहीं सुनी और मेरे सामने उन्होंने शर्त रख दी कि एक शर्त पर मैं ये बात भाई साहब को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ये सच बताया है। अगर तुम, और इसके आगे जो उन्होंने कहा मेरी जान निकाल दी थी।
मैंने हैरत से इनको देखा था कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। मैं मरकर भी ऐसा ना करती अगर उस वक्त मजबूर ना होती। और फिर मैंने ना चाहते हुए भी ऐसा कर दिया और इनकी हवेली से भागने में मदद की। अपने अंजाम के डर से ऐसा किया था मैंने। वो तो हवेली से भाग गई थी, मगर अब सारा मलबा मेरे सर पर उलट पड़ा था, क्योंकि इनके भागने की बात भी सिर्फ मुझे और मेरी माँ को ही अभी तक पता चली थी और किसी को नहीं। इस वजह से ये सब भी मुझी को करने को कहा जा रहा था। अब सोच रही हूँ, अगर मैं मैयत बनकर इनकी बहन की जगह लेट गई तो वो सच में मुझे न दफना दें, और अगर इनको सच पता चल जाता फिर तो मेरी मौत पक्की थी। मेरी अम्मा ने मुझे समझाया कि वो इसलिए इसरार कर रही हैं कि बात पैसे की नहीं है। असल बात यह है कि इनकी बहन के भागने का राज सिर्फ हमें मालूम है, और अगर हमने साहब की बात ना मानी और राज पूरे गांव में फैल गया तो इनकी बदनामी अलग से होगी। इससे पहले साहब हमें जिंदा दफना देंगे कब्र में। इनके डरने की वजह और कुछ एहसानों की वजह से मैं मान गई थी, और फिर मैंने ऐसा ही किया था। मैयत बनकर मैं सो गई थी। हवेली के सारे मुलाजिम इस निगानी मौत पर अफसोस कर रहे थे। और तो और साहब ने अपनी बहन की जिससे शादी तय की थी, इनका खानदान भी मैयत पर आया हुआ था। साहब के खानदान के लोगों ने बहुत रोना डाला हुआ था। इनके छोटे भाई भी आए हुए थे। मगर मेरी सांस तब थम गई जब किसी ने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाना चाहा था, मगर साहब ने रोक दिया था। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कि कहीं किसी को सच ना मालूम हो जाए, पर सब वहां खैर से हो गया और लोगों ने अब मैयत को उठाया। मैं दिल ही दिल में विर्द कर रही थी, क्योंकि इनकी बातें मैं सुन रही थी जो मुझे जनाजा पढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। मेरा दिल कांप रहा था आगे का सोचकर, लेकिन रूह फना हो गई जब मौलवी ने जनाजा पढ़ाने के बाद मेरे चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया, कुछ लोगों को मैयत का चेहरा दिखाने के लिए। पर मेरा चेहरा देखने के बाद लोगों में हलचल मच गई। सब आपस में बातें करने लगे कि ये साहब की बहन नहीं, मुलाजमा है इस घर की, जबकि साहब भी वहां खड़े थे। मेरी खुली आंखों को और मुझे जिंदा सलामत देखकर सब हैरत जता रह गए और हजार सवाल साहब से करने लगे थे, जिनका जवाब इनके पास नहीं था। इसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई थी कि साहब की बहन भाग गई थी घर से, और इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी मुलाजमा यानी मुझे मैयत बनाकर ये खबर फैला दी कि इनकी बहन मर गई है। इसके बाद इनके भाई का सच जानकर इनसे सब नाराज हो गए थे, और अम्मा और मैंने हवेली छोड़ दी थी, क्योंकि अम्मा को डर था कि वो हमें मार ना डालें। साहब ने अपनी बहन को बहुत तलाश किया, मगर वो भी इनकी बहन थी, जो सोच में इनकी ही जैसी थी, और वो मुल्क छोड़कर बाहर जा चुकी थी। आज साहब की गांव में वो पहले जैसी इज्जत भी ना रही थी कि अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।